वसीम अकील साहब का क्या मसला है? तो वसीम अकील शाह साहब जो है नए फिक्शन राइटर हैं और अनवर कमर के साथ इनकी वाबस्तगी का मामला ये है कि इन्होंने सारे अफसाने पढ़ रखे हैं। हम दरख्वास्त करेंगे आपसे कि 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर लें। वसीम अकील साहब इंशाअल्लाह सदर महफिल स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मौजूदगी हाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माज़रत तलब करता हूँ कि इस नशिस्त की इत्तला जैसे मुझको हुई थी तो मैंने वक़ार कादरी साहब से गुजारिश की थी कि इसमें मुझे अनवर कमर साहब पर एक मज़मून पढ़ाना होगा और सर ने इजाज़त भी दी थी। लेकिन गुज़िश्ता 7 दिन मुंबई में अदबी सरगर्मियाँ थी और जो हमारे ज़ाती मामलात थे, इस लिहाज से मैं कुछ उस तरह से लिख नहीं पाया। और जहाँ तक सर ने कहा था कि भाई तकरीर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, शॉर्ट भी होगी, लेकिन मेरे लिए मसला होता है। बहरकैफ मैं जो कुछ भी यहाँ पे अर्ज़ करूँ जो मेरे जहन में है, आप इधर उधर हो जाए तो आप अपने जहन में मेरी बातों को मुनज़्ज़म कर लीजिएगा। ये है कि अनवर कमर साहब हमारे यहाँ के बड़े जेन्युइन अफसाना निगार। ये 3 अफसाना निगार सलाम बिन रज़ाक, अनवर ख़ान और अनवर कमर, ये तीनों का बिल्कुल एक तरह से हम पढ़ते और सुनते आए कि एक अटूट रिश्ता था फिक्शन का। इनकी कहानियों से पहले मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वारिस अलवी साहब का एक मज़मून था, वो सुरेंद्र प्रकाश पर लिखते हुए उस अफसाने की तफ़हीम करते हुए कह रहे थे कि हमारे यहाँ अफसाना लिखना तो क्या ढंग, पढ़ने का भी ढंग हमको नहीं आया। और इसकी दलील में उन्होंने न सिर्फ ये कि सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों का तज़किरा किया, बल्कि ऐसे माजी के बहुत क्लासिकल अफसानों का, जो बड़े मशहूर अफसाने हैं, उनका तज़किरा किया और बताया कि भाई देखो अफसाना इस तरह से पढ़ा जाता है। बात मैं कहना चाहूँगा कि ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आखिरी दिनों में जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि उनसे मुलाकात वो कर चुके हैं, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिला, कभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। फ़ोन पे 2-4 बार मुलाकातें, फ़ोन पे बातचीत हुई है। गडरिया का अफसाना मुबशिर अकबर ने गडरिया को शाये किया था और कहा था कि भाई नौजवान इसके ऊपर अपने तज़किये पेश किए। बहुत सारे लोगों ने लिखा था, उनमें से 5-6 लोगों के उन्होंने तबसरे वहाँ पर पेश किए। तो पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरे दिन एक मुरासिला लिखा इनकलाब को, और उस मुरासिला पूरा मतलब जो बॉक्स था वो पूरा भरा हुआ था। उसमें लिखा था कि भाई लोगों ने, लिखने वालों ने, नौजवानों ने लिखा तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन असल लीडर ये जो गडरिया है उसकी इस्तिआराती मानवियत क्या है, इसके ऊपर तो किसी ने ख्याल ही नहीं फरमाया। तो ये जो उनका मुरासिला था, वजह बना उनसे मुलाकात करने का। जब उनसे फ़ोन पे मुलाकात की, उन्होंने उस चीज़ को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हमने कहा कि भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी मैं रहता हूँ नासिक में। तो ऐसा ठीक है, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। एक दफ़ा वाक़या ये हुआ कि एक शादी थी हमारी करीबी रिश्तेदारी में। शादी में हम वहाँ पे गए, उनको फ़ोन लगाया रात को, सर हम कल आ रहे हैं आप लोगों से, आपसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब उनके घर के करीब ही, मतलब वो मोहल्ले में हम पहुंच चुके थे, वो जो एरिया है उनका, वहाँ पहुंच चुके थे। क्या सर पहुंच चुके थे, वहाँ पहुंचकर उनको एक फ़ोन लगाया, सर हम आना चाहते हैं, इजाज़त दीजिए और थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। बोले वो खातून बता देंगे आपको, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए आप यहाँ क्या सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हैं? तो मैंने कहा नहीं सर, असल में मेरे करीबी रिश्तेदारी में शादी है, मैं वहाँ आया था, तो सोचा कि आपसे मुलाकात करूँ, मुलाकात करना तो था ही। तो बोले फिर आप जा सकते हैं, आप मुझसे इस तरह नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया। अनवर कमर ऐसे ही थे और उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है। नियाज़ी साहब ने कितने वाक़यात गिनवाए, वसीम साहब ने भी एक बयान किया। उनका फिक्शन कैसा था, इस पर भी बात होनी चाहिए। रहमान ये बुलाऊंगा, मैं भी उनको जहमत दूंगा। एक तो ये कि उनका ज़बान जो है उसमें वो पूरे फ्लो के साथ आती थी, उसमें
मसनूईपन नहीं आता था। दूसरे जो मैंने पढ़ा है, जो भी मेरा नाक़िस मुताला है, उसमें आप देखिए कि उन्वान कायम करने में वो बहुत मोहतात रहते थे। एक उन्वान देख के तो मैं बड़ा दंग रह गया, और रोटी रसा, और कैसा उन्वान है ये। तो मतलब मुझे लगता है रहमान साहब के नैयर मसूद के अलावा शायद ही किसी को सूझे इस तरह का उन्वान। रोटी रसा, ऐसे बहुत रहे उन्मानात हैं उनके अफसानों के। हमारे जब नए लिखने वाले ख़ास तौर से ज़बान के ताल्लुक से जो है वो थोड़ा सा गैर संजीदा हो गए हैं, और जिसकी जो है वो अलम बरदार यहाँ रहमान अब्बास साहब बैठे हुए हैं, तो उसमें हमको देखना चाहिए कि हमसे पेशरो लोगों ने मौजू के साथ साथ ज़बान को कैसे जो है वो बिल्कुल उसके पैरेलल उसके साथ साथ रखा है। बहरहाल ये वाक़यात का सिलसिला चला है, जनाब सदर का हुक्म है, और फैज़ी साहब अगर सदर ना हो तब भी हम लोग उनका हुक्म मानने के लिए मजबूर हैं। बात तो सदारत है सर की। ये खाका पढ़ेंगे, मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है कि खाका हम लोग सुने अनवर कमर साहब का। बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हम लोगों से पोशीदा हैं, आज उसको वाक़ करेंगे हमारे डॉक्टर फैयाज अहमद फैज़ी साहब। सदारत की खुतबा भी होगा बाद में। नहीं, वो फिर हम उसी में सदर एडजस्ट कर लेंगे। सदारत की खुतबा आप अगर तो खाके की सूरत नहीं हो सकता ना सदारत। जी हाँ, और असल में मैंने आज के प्रोग्राम के लिए खाका ही लिखा था, बाद में ये सदारत की सज़ा मुझे दी गई है तो वो भी मैं भुगत लूँगा, लेकिन खाका पहले सुन लीजिए। तो ये इसमें थोड़ी सी निशात की लहरें हैं जी जी, लेकिन इसे आप निशात गम भी कह सकते हैं। इस खाका या खाके नुमा का उन्वान है जाने वालों की याद आती। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे कि अफसाना निगारी के अलावा अनवर कमर का दूसरा मशगला खुतूत नवेसी भी था, जिसमें उन्होंने अफसाना नवेसी से पहले महारत हासिल कर ली थी। वो देर गए रात को रसायल और अखबारात के मशमूलात पर तफसीराती खुतूत लिख कर सो जाया करते थे। सुबह सवेरे नहा धोकर नाश्ता करने के बाद खुतूत को लिफाफों में बंद करके निकल पड़ते। अगर मकतूब इलाय बैरून मुंबई का होता तो पोस्ट ऑफिस का रुख करते और अपने कीमती खत को ज़ाये होने या गुमशुदगी से बचाने की खातिर रजिस्टर्ड डाक के हवाले करते। उसके बाद मकामी खत को सीने से लगाए एक साफ सुथरी नई टैक्सी का इंतखाब करते और ड्राइवर को अपने मकतूब इलाय का पता बता देते। 15-20 किलोमीटर का महंगा सफ़र तय करने के बाद टैक्सी ड्राइवर से रेज़गारी के मसले पर उलझने के बाद अपनी मंजिल मकसूद पर उतरते और अपना ख़त अखबार या रिसाले के मुदीर के हवाले करके ही चैन की सांस लेते। अगले शुमारे में उनका ख़त नुमाया तौर पर शाये होता था। अगर उन्होंने अपने तमाम शायशुदा खतूत संभाल कर रखे होते तो उनकी एक और किताब शाये हो सकती थी। अनवर कमर ने अपनी जवानी और बुढ़ापे के तमाम मकामी सफ़र टैक्सी से किए। ऑटो रिक्शा का तकलीफ दे सफ़र और उसमें लगने वाले झटके उन्हें सख्त नापसंद थे। खुद उनके अंदाजे के मुताबिक 70 की दहाई में वो औसतन 500 रुपये माहाना टैक्सी के सफ़र पर खर्च किया करते थे। ये वो ज़माना था जब सोना औसतन 500 रुपये फी तोला था। उस ज़माने में टैक्सी का सफ़र वो भी रोज़ाना उर्दू वालों के लिए ऐशो इशरत में शुमार होता था, जबकि अनवर कमर की वो ज़रूरत बना हुआ था। एक रोज़ इत्तेफाकन मुझे बहुत अच्छे मूड में मिल गए तो मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए उनसे पूछ लिया, आपने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा टैक्सियों में गुजारा होगा? सवाल सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे मेरे सवाल की गहराई नापने की कोशिश कर रहे हों। फिर कहने लगे, भाई टैक्सियों का हिसाब तो नहीं रखा मैंने, मगर मेरा ख्याल है कि मैंने टैक्सी ड्राइवरों और आप जैसे दोस्तों के साथ ज़िंदगी का तकरीबन 25% हिस्सा गुजार दिया होगा। तकरीबन उतना ही हिस्सा मैंने अपनी फैमिली के साथ भी गुजारा होगा। बकिया 50% ज़िंदगी का निस्फ हिस्सा मैंने अपने आप के साथ तख्लीकी सरगर्मियों में लगा दिया।
और 4 अफसानवी मजमूए तख्लीक किए। इतना कहकर वो रुक गए। मेरे तजस्सुस से रहा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया, ये तो 75% जिंदगी का हिसाब हुआ, बकिया 25% का क्या हुआ? एक उदास से मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, उसे छोड़ दीजिए, उसमें कुछ पर्दानशीनों के भी नाम आते हैं। 80 की दहाई में जब सोना 1000 रुपये तोला था, अनवर कमर ने मशहूर ज़माना माहिर रियाजियात और माहिर नुजूम शकुंतला देवी से 5 सितारा होटल में मुलाकात की और उनकी फीस 5000 रुपये अदा करके उन्हें अपना हाथ दिखाया था। बकौल अनवर कमर, शकुंतला देवी ने उन्हें और बहुत सी बातें बताने के अलावा एक पेशगोई की थी कि तुम 80 बरस तक जिंदा रहोगे। इतना बताने के बाद अनवर कमर कहने लगे, इंशाअल्लाह मैं उनकी इस पेशगोई को गलत साबित करूंगा। ये गुफ्तगू 2010 में हुई थी, जब अनवर कमर ने इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और 81 बरस 9 महीने की उम्र में इस दुनिया को खैरबाद कहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि 5000 रुपये की फीस नुजूमी को अदा करने की इस्तिताअत हम आज भी नहीं रखते, चे जाए कि 40-45 बरस पहले उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। तकरीबन उन्हीं दिनों यानी 80 की दहाई में उन्हें शौक हुआ था कि वो अपनी गुफ्तगू और तहरीर को ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए आलमी तारीख के हवाले देते और गैर मुल्की अदीबों के अक़वाल नक़ल करते। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी की कई किताबों के अलावा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 26 जिल्दों का सेट 15,000 रुपये में ख़रीद कर अपने छोटे से फ्लैट में सजा लिया था। इन 3 मिसालों से पता चलता है कि मरहूम को शाह खर्ची का कितना शौक था। वो आज के लिए जीते थे और कल के बुरे वक्तों के लिए रकम बचा कर रखना या सरमायाकारी करना बेवकूफ़ी और कार फजूल समझते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी शाह खर्ची सिर्फ अपने शौक पूरा करने तक महदूद थी। यारों के यार, गैरों के मददगार, दिलदार अनवर कमर ने अपने तमव्वुल और खुशहाली में हमेशा दूसरों को शरीक किया और दोस्तों की गमगुसारी की और अपने सेहतमंद और ज़रूरतमंद अहबाब की हाजत रवाई की। सेहतमंद वहीं अपने अहले खाना की तमाम ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल रखा, बच्चों को आला तालीम दिलवाई और उनकी हर खुशी का ख्याल रखा। दोस्तों के दरमियान होते तो होटल में चाय और नाश्ते के अलावा अक्सर खाने के बिल की अदायगी की जिम्मेदारी वो खुशी खुशी निभाते थे। बल्कि उन्होंने अब्दुल हद सास को हिदायत कर रखी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में होटल का बिल हमेशा तुम ही अदा करना। इससे पता चलता है कि वो कितने गरीब परवर और अदीब व शायर नवाज अदीब थे। दूसरों की मदद इंतहाई खामोशी से करते थे और कभी कर्ज दी हुई रकम का तकाजा नहीं करते थे। चुनांचे कर्ज लेने वाले भी उनसे कर्ज लेकर भूल जाया करते थे। अनवर कमर की दूसरी कमजोरी उनका गुस्सा था। वो इतने ज़ूद रंज थे कि जरा सी बात पर यूं खफा हो जाते कि उनका फूला हुआ चेहरा सुर्ख होकर मजीद फूल जाया करता था और अपनी असली हालत में लौटने से इनकार कर देता था। अगर किसी तरह गुस्सा कम भी हो जाता तो उसकी जगह उदासी ले लेती और ये उदासी डूबने के लिए शराब के प्याले का तकाजा करती। फिर वो रात गए अपने किसी करीबी दोस्त के साथ अच्छे से रेस्तोरां में खाना खाकर और रेस्तोरां के मैनेजर या शेफ को गुड कैटरिंग का सबक पढ़ाकर घर लौटते। दरअसल उन्हें कैटरिंग के कारोबार का कई बरसों का तजुर्बा था, जिससे रेस्तोरां के अमले को मुस्तफीज करने में उन्हें बहुत लुत्फ आता था। आम तौर पर रेस्तोरां वाले उनकी बातें दिलचस्पी से सुनते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने अनवर कमर से बहस करने की कोशिश की तो वो अपना एक अच्छा गाहक खो देंगे। दरअसल अनवर कमर अपने गुस्से और पैसे पर कभी काबू नहीं रख पाते थे, लेकिन इन दोनों कमजोरियों से उन्होंने अपने अलावा किसी और को नुकसान नहीं होने दिया। दरअसल अनवर कमर अपने गुस्से और पैसे पर कभी काबू नहीं रख पाते थे, लेकिन इन दोनों कमजोरियों से उन्होंने अपने अलावा कभी किसी और को नुकसान नहीं होने दिया। वो बेहद खूबरू वजीह शख्सियत के मालिक थे, खुश लिबास ऐसे कि अपने कपड़े बांद्रा के सबसे महंगे फिल्मी टेलर कचिंस के यहाँ सिलवाते थे, जिस पर शिकन
ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। गुस्सा उन्हें कभी कभी ही आता और जब जब नहीं आता था तो वो बेहद खुश मिजाजी और शाइस्तगी का मुजाहरा करते थे। डेल कार्नेगी की किताबों को उन्होंने न जाने कितनी बार पढ़ा था, जिससे उन्होंने अच्छी गुफ्तगू का सलीका और दोस्त बनाने के फॉर्मूले सीखे हुए थे। अपने घर या होटल में कोई दावत करते तो अगले रोज बिला नागा अपने मेहमानों को फोन करके उनका शुक्रिया अदा करते कि कल की दावत पे आपकी शिरकत बेहद पुरमसरत और पुरलुत्फ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद कि आप खाकसार को अपनी मेज़बानी का मौका जल्द ही देंगे। किसी के घर मेहमान बनकर जाते तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। मेज़बान के घर पहुंचकर तोहफा मेज़बान की बेगम के हवाले करते और उनकी खूबसूरत साड़ी या शलवार सूट की ज़रूर तारीफ करते। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा मौसम के बयान से करते और कोशिश करते कि मेज़बान की दिलचस्पी के मौजू पर गुफ्तगू करे जिसके लिए वो घर से तैयारी करके गए थे। मैंने अपनी 60वीं सालगिरह पर चंद करीबी दोस्तों को शाम के वक्त घर पर मदऊ किया था। हम सब तैयारियों में लगे थे कि सुबह 11 बजे घंटी बजी। बेगम ने मुझे हुक्म देते हुए कहा कि देखिए शायद दरवाजे पर केक वाला आया है, बिल की अदायगी मैंने ऑनलाइन कर दी है, आप दोबारा मत कर दीजिएगा वरना वो टिप समझकर ले जाएगा। दरवाजा खोला तो सामने अनवर कमर खड़े हुए थे। मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उनका इस्तकबाल किया। अनवर भाई, आप बर्थडे पार्टी में कुछ घंटे पहले तशरीफ ले आए हैं, अंदर आ जाएं और किचन में हमारा हाथ बटाएं। कहने लगे आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमाएं। मैं चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शाम को हाजिर नहीं हो सकूंगा, नीचे टैक्सी ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है, खुदा हाफिज़। ये कहकर ये जा वो जा। शाम को बर्थडे पार्टी में अनवर कमर की वज़ेदारी, दोस्त नवाजी और सादा दिली का चर्चा होता रहा। 40 बरस से जायद अरसे तक अनवर कमर को मुंबई के सबसे ज्यादा मुतमव्वल अदीब होने का एजाज हासिल रहा। ठीक सही बोल रहा हूं? 40 बरस से जायद अरसे तक अनवर कमर को मुंबई के सबसे ज्यादा मुतमव्वल अदीब होने का एजाज हासिल रहा, मगर वो जितने मुतमव्वल थे उतने ही मुतलव्विन मिजाज भी थे। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, कब आपसे नाराज हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उनके हम असर और हम ऐसे जरा जूनियर अदीब उनसे मरूब रहते थे। ये पता नहीं कि इसमें उनके फन का ज्यादा अमल दखल था या उनकी अफसानवी शख्सियत का। उनसे गुफ्तगू बहुत मोहतात रहकर करनी पड़ती थी। कोई उन पर तनकीद करने की गलती नहीं करता था, शायद वो भी तनकीद को पसंद नहीं करते थे। एक मरतबा असीम कादियानी और मैं अनवर कमर के साथ बांद्रा के साहिल पर एक रेस्तोरां में बैठे हुए थे। मैंने अचानक तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम करीबी दोस्तों की ऐसी नशिस्त का एहतमाम करें जिसमें एक दूसरे की मनफी खुसूसियात का जिक्र किया जाए और कोई किसी की बात का बुरा न मनाए। असीम कादियानी ने मेरी इस तजवीज़ का खैर मकदम किया, मगर इस दरमियान अनवर कमर के नथने फड़कने लगे थे। कहने लगे हम लोग एक दूसरे के करीब मुस्बत आदतों और सलाहियतों की बिना पर हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि करीबी दोस्त एक दूसरे के मुताल्लिक मनफी ख्यालात भी रख सकते हैं। अनवर कमर के मुतलव्विन मिजाजी का ये आलम रहा कि एक ज़माने तक वो ऐसे मुनकिर खुदा और गैर मजहबी रहे कि ऐश में याद खुदा और तैश में खौफ खुदा दोनों को गैर ज़रूरी समझते रहे। फिर लोगों ने ये भी देखा कि वो इतने मजहबी हो गए कि जिक्र खुदा और शुक्र खुदा दोनों उनका ओढ़ना बिछौना हो गए। वो उम्र भर बुत परस्त भी रहे और बुत शिकन भी। वो अलग अलग वक्तों में शम्स कंवल, जोए अंसारी, सुरेंद्र प्रकाश और फुजैल जाफरी जैसे सीनियर अदीबों की परस्तिश की हद तक इज्जत करते रहे। जी चाहता तो जोश अकीदत में उनके पांव छूने से भी चूकते नहीं थे। उसके बरक्स वो किसी वजीर या सियासतदान को तकरीर के दौरान गलत बयानी करते देखते तो फौरन खड़े होकर टोक देते थे और उन्हें गलत साबित करके ही दम लेते थे। अनवर कमर फिल्म स्टार नाज़मा के बड़े भाई थे। ठीक है, अनवर कमर फिल्म स्टार नाज़मा के बड़े भाई थे, मगर इस बात का इजहार वो कम ही करते थे। एक मरतबा एक अदबी नशिस्त के अख्तिताम पर CL काविश, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मैं कॉरिडोर में खड़े बातें कर रहे थे। कुछ फासले पर अनवर कमर अपने किसी दोस्त से महवे गुफ्तगू थे।
सीएल काविश की नज़र अनवर कमर पर पड़ी तो उन्होंने इफ्तिखार इमाम से पूछा, ये कौन साहब हैं? इफ्तिखार इमाम ने फौरन जवाब दिया, ये मशहूर अफसाना निगार अनवर कमर हैं, ये फिल्म स्टार नाज़िमा के बड़े भाई हैं, मगर इसका जिक्र वो किसी से नहीं करते। इतने में अनवर कमर हम तीनों के करीब चले आए तो सीएल काविश ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे सीएल काविश कहते हैं, मैं फिल्में लिखता हूँ। अनवर कमर ने जवाबन कहा, मुझे अनवर कमर कहते हैं और फिल्म स्टार नाज़िमा मेरी छोटी बहन है। सीएल काविश बेअख्तियार मुस्कुरा दिए और इफ्तिखार इमाम के काटो तो खून नहीं। दरअसल इफ्तिखार इमाम ये भूल गए थे कि सीएल काविश का ताल्लुक भी फिल्मों से था और अनवर कमर का इस हवाले से नाज़िमा का जिक्र करना नागुज़ीर था। यूं भी अहबाब इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी की बातों का बुरा यूं नहीं मानते थे कि उनकी गर्दन दाएं बाएं मुसलसल हिलती रहती थी, जिसके बारे में उनके करीबी शायर दोस्त अब्दुल हद साज का कहना था कि इफ्तिखार इमाम हमेशा अपनी नफ़ी खुद करते रहते हैं। अनवर कमर नौजवानी से ही इश्क मजाजी को इश्क हकीकी की तरफ जाने वाला रास्ता समझते रहे। पहला इश्क भरी जवानी में किया, ये इश्क नाकाम हो गया और उनकी शादी उनकी अपनी महबूबा से ही हो गई। बहुत जल्द उन्होंने किस्सा गोई और अफसाना नवीसी को अपनी पनाहगाह बना लिया। किस्सा गोई अनवर कमर के लिए ज़िंदगी से फरार इख्तियार करने का रास्ता भी था और ज़िंदगी से दस्त गिरेबा रहने का मशगला भी बन गया था। 40 बरस तक शाखे निहाले गम और शाखे निहाले फ़न हरी रहने के बाद में उनके फ़न की रोशनाई खुश्क होने लगी और उसके बरक्स शाखे निहाले गम की हरियाली फैलकर उनकी पूरी शख्सियत पर छा गई। महबूब से जुदाई का गम का इलाज महबूब से जुदाई के गम का इलाज अस्पताल में होता रहा और वो मुकम्मल सेहतयाबी की खातिर नासिक मुंतकिल हो गए। अब उन पर ये राज खुल चुका था कि वक्त पर अगर मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी और बचत न की जाए तो बिल आखिर एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब बैंक बैलेंस, दोस्त, सहबाब और महबूब सभी दगा दे जाते हैं और बाकी रह जाता है शदीद गुस्सा और नाचारी, जिसकी आग में जलकर अना और इज्जत नफ्स दोनों ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। अदीब और शायर को एक दुनिया तो बनी बनाई मिलती है, लेकिन अपनी दुनिया वो खुद तख्लीक करता है। अनवर कमर ने भी अपनी दुनिया खुद ही तख्लीक की। उसने खुशहाली, खुशी और दुख दर्द के मानी सीखे। इश्क व मोहब्बत की हसीन वादियों से गुजरते हुए अपने अफसानों में ज़िंदगी के स्टेज पर शबो रोज़ खेले जाने वाले ड्रामे की झलकियाँ पेश करते रहे और अचानक एक रोज़ उदास मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया और हमारे लिए सिर्फ अपनी यादें छोड़ गए। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजाज अहमद फैजी साहब। खाका इस कशिश के लिए यूँ ज़रूरी था कि अनवर कमर की शख्सियत की कई परतें जो है वो सामीन की निगाहों से ओझल थी। अब मैं दरख्वास्त करूँगा शादाब रशीद साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू जो है वो 5 मिनट में समेटने की कोशिश करें। जनाब शादाब रशीद। आदाब। अगर अफसाना पढ़ने की बात होती तो 20 मिनट से पहले माइक नहीं छोड़ता। उनका स्वाद 5 मिनट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि अनवर कमर साहब है, सलाम भाई रज़ाक है और मेरे अब्बा तो है ही, अली इमाम नफ़ी, मुक़द्दर हमीद, मीम नाग, बदर सलीम, हम उन खुशनसीब नए लिखने वालों में से जिनको इन सब की सरदस्ती मिली, जिनको मैंने देखा, जिनसे बहुत कुछ सीखा। अनवर कमर से तो जब मैं उनकी किताब छाप रहा था जहाज़ पर क्या हुआ, तो काफ़ी मुलाकातें हुई और वो जब दुकान पे आते थे खुद ही करेक्शंस वगैरह करवाते थे। तो एक बार जब वो निकले बाहर तो निकल के फिर दोबारा आ गए। ये उनकी आदत थी कि पहले जाते हैं, फिर कुछ उनको याद आता था, फिर पलट के आते हैं। उनको पता चला था कि मैं भी नया नया लिखना शुरू किया हूँ, तो मुझसे आके गए कि तुम लिखते हो। मैंने कहा लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखते हो? मैंने बताया आसान लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो बोले रोज़ लिखा करो, जिस तरह से वर्जिश करते हैं कि जिस्म की सेहत के लिए वर्जिश ज़रूरी है, तो बोले दिमाग की ज़ाकिज़ी के लिए भी रोज़ लिखना ज़रूरी है, तुम रोज़ कुछ ना कुछ लिखो। वो बात मुझे आज भी याद है। वो बात अलग है कि मैं आज भी रोज़ नहीं लिख पाता हूँ। ये कोताही है मेरी।
फिर एक वाकया ये है कि जब अब्बा को डॉक्टर के लिए रिकमेंड किया गया कि सिर्फ हिंदुस्तान में 2 ही डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर सकते हैं, तो एक तो बेंगलोर में थे और एक हमारा बांद्रा में थे। तो जब अनवर कमर के बाद पता चली तो उन्होंने फ़ौरन जाके अपॉइंटमेंट ले लिया बिना पूछे, और अब्बा को फ़ोन किया कि मैं अपॉइंटमेंट ले लिया हूँ, आपको आना है। तो बोले ठीक है। रात का अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट के पहले बताया गया कि उनको 2D टेस्ट करवाना होगा दिन में। तो हम पहुँच गए, अनवर कमर साहब पहले से मौजूद थे हॉस्पिटल में, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में। तो अब्बा अंदर टेस्ट ले चले गए, मैं अनवर कमर साहब के साथ बाहर बैठा था। तो वो मुझसे बात करते करते यहाँ वहाँ की बात करते थे, जिक्र निकला द ओल्ड मैन एंड सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवल का। तो मुझे बताने लगे कि देखिए नॉवल तुमने पढ़ा है, इत्तेफाक से मैंने पढ़ा था नॉवल। तो मुझे बताने लगे कि देखो नॉवल ये जो है उस पर कि कैसे हमें क्या बताता है ज़िंदगी का, कि कैसे कश्मकश होती है ज़रूरी, और अपनी यानी मजबूती आना चाहिए ज़िंदगी में। एक जो आपने अहद किया है, वो बूढ़ा आदमी जो मछली का शिकार कर रहा है, कितने दिन तक वो मछली उसको चका रही है लेकिन वो उसको पकड़ के रखा है, उसको छोड़ नहीं रहा है। तो मुझे अच्छा लगा। फिर एक नई बात बताई उन्होंने, बोले उस एक तनकीद और लिखी गई इस नॉवल पर, जो मछली के पॉइंट ऑफ से लिखी गई कि मछली के कैसे इंक्रोचमेंट हो रहा है, बाहर वाला एक उसकी दुनिया में आ गया और उसको शिकार करके उसको मार के उसको बाहर ले जा रहा है। तो ये हमको ये सिखाता है कि आज के ज़माने में कैसे इंक्रोचमेंट हो रहा है झोपड़पट्टियों पर और छोटी बस्तियों पर। तो मैं बहुत चौंक गया कि अनवर कमर साहब बताइए, हम अफसाना लिखने के लिए अफसाना सिर्फ पढ़ रहे हैं, तनकीद तो आज भी नहीं पढ़ता मैं। अनवर कमर साहब अफसाना ही पढ़ रहे हैं, तनकीद पढ़ रहे हैं, वो भी फ़ॉरेन की तनकीद पढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन के नॉवेल्स पे। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए सीखने की बात है। फिर वो बात करते थे, अचानक गए कि वहाँ से कुछ लोग आए थे चलते हुए। एक खातून थी, कॉर्पोरेट खातून थी, सुपरवाइजर थी हॉस्पिटल की। वो वहाँ पर लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये ठीक करना है, वो ठीक करना है। वो एम्प्लॉइज़ थे, वहाँ एक कूलर था, वो ख़राब था, बोले कूलर हटाओ यहाँ से, ख़राब है। वो बोलते थे, अनवर कमर साहब रुक गए और उसको देखने लगे। खातून को स्कर्ट पहनी थी, शर्ट पहनी थी, जैसे कॉर्पोरेट खातून होती है। तो मैं भी रुक गया, उनकी बात मैं भी देखने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगी तो उस खातून को आवाज़ दिया, मोहतरमा बोले एक मिनट, बोले आप जो ये कर रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जितनी खूबसूरत आप हैं, आपका काम भी उतनी खूबसूरत है और बहुत अच्छा कर रही हैं आप। वो बहुत खुश हो गई, इसकी बातें खिल गई और वो थैंक यू बोल के आगे बढ़ी। तो फिर वो ऐसा घूमे मेरी तरफ, ऐसे ही घूमते थे, गर्दन ही घूमती थी। बोले ख़वातीन को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, तो ऐसे उनको तारीफ कर देना चाहिए, वो खुश हो जाए। ये भी सीखने की चीज़ थी। इसका तजुर्बा है। फिर वो तो उसकी मलिका की नहीं। फिर उस वाक़े के बाद फिर बहुत सी मुलाकातें थी, बहुत से वाक़यात, वक्त कम है, बस ज़्यादा वो नहीं करूँगा। बस इतना है कि जब वो कट गए थे पूरी तरह से, नासिक शायद शिफ्ट हो गए नहीं थे ऊपर। तो एक बार असलम भाई और अनवर कमर साहब दुकान पे आए और फिर उसके बाद बाहर खाना खाने के लिए गए। तो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, पानी पीते पीते भी गिलास पीते पीते उनका हाथ इतना काँप रहा था कि उन्होंने आधा पानी अपने कुर्ते पे गिरा दिया। फिर खाने के बाद हम उनको जब छोड़ने टैक्सी पे गए तो फिर पता नहीं क्या हुआ, टैक्सी में बैठते थे, रुके, पलटे, मुझसे गले से लिपट गए थे। मैं कभी उनसे गले नहीं लगाता, पहली बार उन्होंने गले लगाया था और शायद वो आखिरी बार ही था। उसके बाद फिर किसी ने हमने मौत की खबर सुनी थी। तो अनवर कमर साहब बहुत याद आए, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा शादाब आपने। अनवर कमर मोहब्बतों के आदमी थे और मोहब्बत वाला आदमी नाराज़ भी जल्दी होता है। तो जैसे कि गुफ्तगू में जब्बार न्याज़ी साहब थे और आपने खाके में बयान किया कि तो वो मोहब्बत के आदमी थे, इसलिए नाराज़ भी होते थे। पढ़ने के हवाले से शादाब साहब आपने कहा कि तनकीद नहीं पढ़ता हूँ। हम लोग जब आपकी उम्र में थे तो अखबार की बाईलाइन भी पढ़ लेते थे, या अखबार फला प्रिंटिंग प्रेस से चाहे हो गए फला। अब मैं दरख्वास्त करूँगा कासिम नदीम साहब से। कासिम साहब वाकई पढ़ने वाले शख्स हैं। हम लोग पढ़ने का मुजाहरा करते हैं, कासिम नदीम साहब पढ़ते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सर, तशरीफ़ लाए और अपनी गुफ्तगू को ज़रा सा 5 से 7 मिनट में समेटने की कोशिश करें। कासिम नदीम साहब। ऐसे ही
शुरू हो गया आपका टाइम शुरू हो चुका है। हाज़रीन महफिल, अनवर कमर की याद में देखिए, मरहूम अनवर कमर साहब, आपकी याद में हम सब यहाँ जमा हैं। आप शाकी रहा करते थे कि मुझे लोग भूल जाएंगे। चांदनी के सुकून चौपाल में सुना हुआ किस्सा, कलर ब्लाइंड जहाज़ पर क्या हुआ। आपने तो कहा था इन 4 मजमुओं में तकरीबन 60 अफसाने शामिल हैं और तकरीबन उतने ही अफसाने मुख्तलिफ रसायल व जराइद में शाये हो चुके हैं या फिर फाइलों में मौजूद हैं। एक नावल भी आपने शुरू किया था जिसके 100-125 सफ़ात आप कलमबंद कर चुके थे। बाक़ियात मंटो, बाक़ियात बेदी, बाक़ियात बाकर मेहदी की तरह क्या बाक़ियात अनवर कमर तरतीब नहीं दिया जा सकता? अभी मोहम्मद असलम परवेज़ और वकार कादरी जैसे उर्दू अदब के जियाले मौजूद हैं। शायद ये काम होकर गुजरें। काम है बेहद मुश्किल। तिपाही के 3 पाए तिपाही से जुदा हो गए। अनवर खान, अनवर कमर, सलाम रज़ाक। लेकिन आपके हमअस्र भी रोशन सितारों से कम न थे। अली इमाम नकवी, मुश्ताक मोमिन, साजिद रशीद, मीम नाग, असलम परवेज़ और इकबाल नियाज़ी। फिर उसके बाद मदर सलीम, मकसूद अजहर, इश्तियाक सईद और तक ये जो फलकी अफसाना रोशन रहा। फिर उसके बाद एक खला दर खला रहमान अब्बास तक आते आते थोड़ा सा पुर होने की नए अफसाना निगारों ने कोशिश की। शुक्र है कि शादाब रशीद, वसीम अकील शाह, मोहतशम अकबर ने नई जोत जलाई है। दुआ है कि ये सिपाही देर पा साबित हो। दो मिनट और भी लूँगा मैं। ये खिराज अकीदत है उनके लिए। था तो वो किस्सा गो ही, लेकिन किस्सा गो कुछ ऐसा, गिरफ्त में लिए रखती थी उसकी तहरीरें। हर एक कारी को अव्वल से ता दमे आखिर, जुदा विज़न का वो हामिल था, किस्सा गोई में कामिल था। सोचता था ज़रा हटके, अयूब परवरी लगती थी ऐब पोशी उसे। गलत जिसे वो समझता था, कहता भी था गलत उसे। नुमायाँ भी उसे कर देता था सरे किरतास। था तो किस्सा गो ही, लेकिन किस्सा गो निराला था। नज़र में अमक भी था उसकी और थी उसद भी। वाक़या नवीस तो गुजरे हैं कई, वो नहीं था महज एक वाक़या निगार। खोज होती थी उसे क्या असल में हकीकत है। फिर अपने सच को, वो सच उसने जो किया दरियाफ़्त, बयान करने का लपका उसे था हर्फ बहर्फ। बने बनाए मुरव्विज बयानियों से जुदा, वो शक्ल देता था अपने बयानियों को सदा। वो दर्ज करता था दर्द, कर्ब, आहें, कराहें, आहो, बुका। वो शक्ल देता था अपने बयानियों को नई रकम वो करता था वो भी जो पाया खलकत में, मगर जो खोया उसे भी किस्सा बनाने पर कादिर था। था तो वो किस्सा गो ही मगर नादिर था। था तो वो किस्सा गो ही मगर नादिर था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक अफसाना निगार पर मंजूम खराज अकीदत पेश की जा रही है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मारूफ फिक्शन राइटर हमारे दोस्त रहमान अब्बास साहब से। रहमान का बहुत साथ रहा है अनवर कमर साहब के साथ, तो मैं दरख्वास्त करूंगा रहमान अब्बास साहब से कि तशरीफ़ लाएं और ज़रा इख्तिसार को मलहूज़ रखें। इंशाअल्लाह। दोस्तों, अनवर कमर पर
बात करना मेरे लिए आसान भी है, मुश्किल भी, लेकिन जिस तरह असलम खान ने शुरुआत की थी आज के महफिल की, मुझे लगता है कि बिल्कुल उसी तरह मुझे शुरुआत करनी चाहिए कि हिंदुस्तान प्रचार सभा, मंजरेकर साहब, रीटा मैडम, शिरीन दलवी, एतराफ ग्रुप और किरदार आर्ट एकेडमी का मैं बहुत अपने दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अनवर कमर को याद किया और ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। असलम परवेज जिस महफिल में हों और अगर वो बंबई के किसी अफसाना निगार पर हो तो आपको मजमून लिखने की हिमाकत नहीं करना चाहिए। तो असलम है और असलम बोलने वाले हैं और अनवर कमर के अफसानों पर बोलने वाले हैं, तो मैं गुरेज करूंगा, उस पर बात नहीं करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आप अनवर कमर को किस तरह डिस्कवर करेंगे जब वो आपके दरमियान नहीं है। मेरी जनरेशन तक तो चलो लोगों के उनके साथ ताल्लुकात थे, तो हम बहुत सारी बातें मरासिम के बारे में कह सकते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में कह सकते हैं, उनका जो एक शॉर्ट टेम्परामेंट था उसके बारे में कह सकते हैं, उनकी फैयाजी पर कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे बाद की जनरेशन को ये प्रिविलेज भी नहीं होगा, तो वो अनवर कमर को कैसे डिस्कवर करेगी, कैसे जानेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सतह है जहां पर आज हम अपने ताल्लुकात की नौइयत के पैमाने के साथ अनवर कमर को याद कर रहे हैं, लेकिन तख्लीकी फनकार और जो आर्ट का रिश्ता है उसमें ये पहली परत बहुत दिनों बाद गायब हो जाती है। जैसे हम में से अब ऐसा कोई यहाँ नहीं है जो मंटो का दोस्त था या मंटो की सोबतें जिसको नसीब हुई, तो हम उसको, उसकी शख्सियत को उस तरह से नहीं जानते हैं। तो उस पर लिखे गए चंद मज़ामीन हमारे काम आते हैं या असल जो हमारा सोर्स होता है वो उसकी अपनी तहरीर होती है। तो सवाल यह है कि अनवर कमर अपनी 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 तहरीर में कितनी पोटेंशियल रखता है कि ये 40 साल बाद, 50 साल बाद अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन सिर्फ ये सवाल नहीं है, बल्कि सुरेंद्र प्रकाश के अलावा जो 7-8 नाम हैं और जिनका जिक्र भी यहाँ किया गया है, वो पूरा बंबई का वो पूरा पीरियड है जो 70 से लेके 2010 तक, 20 तक, जिस पर ये एक कहकशां के तौर पर बंबई के उफक पर नजर आते हैं। और ये वो कहकशां है जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान और उर्दू की पूरी अफसाना निगारी के उस पीरियड से है। तो उस पीरियड में बंबई का ये अफसाना और ये लोग सुरेंद्र प्रकाश के होते हुए, सुरेंद्र प्रकाश के कंटेम्पोररीज कहलाने के साथ, क्या ये अपने आप को बाईपास कर जाते हैं एक दूसरे से? कैसे वो जो पूरा खेल होगा कि सलाम भाई कहाँ होंगे, साजिद रशीद कहाँ होंगे, नाग कहाँ होगा, अली इमाम नकवी कहाँ होंगे, क्या सुरेंद्र प्रकाश कोई ऐसा पीरियड आ सकता है कि इनसे नीचे या ऊपर नीचे हो जाए? मेरा ख्याल है कि वो जब वक्त आएगा फिक्शन को देखने का, वो बहुत ज्यादा मानी खैज होगा। शायद वो वक्त अभी नहीं आया है। लेकिन इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए कल रात मुझे बड़ी तशवीश हो रही थी कि ये प्रोग्राम कैसे होगा, इसका मोबिलाइजेशन किस तरह से हुआ है। तो मैंने वकार को फ़ोन किया और मैंने सोचा कि उससे बात करूं, पूछूं। तो उसने कहा कि यार मैंने सब अपने तौर पे हैंडल कर लिया। मैंने कहा लेकिन आजकल लोग हैं कहाँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक जो पर्सनल रोना है कि बड़ा डिक्लाइन हो रहा है, मतलब प्योर लिटरेचर को डिस्कस करने वाले, पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। तो वकार ने मुझे कहा कि हाँ बात सही है, अब बम्बई में भी रहा कौन है, ऐसा है वैसा है। फिर इत्तेफाक से कोगन का जिक्र निकला तो उसने बताया कि फलां कोगन का राइटर है, उसको इनाम मिला है। तो मैंने कहा यार मुझे तो वो भी नहीं पसंद, वो भी बहुत मामूली किस्म का राइटर है। इस पर गुफ्तगू होने के बाद, ये चूंकि गैर मुतालिका गुफ्तगू है लेकिन ये वकार के तारीफ में कर रहा हूँ मैं, तो कहा कि वैसे हाँ तू सही कह रहा है कि अब कौन बचा है, मुझे तो लगता है सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, एक तू और एक मैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने फिर सामने से ही कहा और वैसे तू भी क्या है। So, ये that's a kind of way everybody is thinking that nobody does exist. तो लिटरेचर का एक जो टोटल फिनोमिना है उसमें कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमसे पहले का पीरियड भी शायद लगभग ऐसा ही था।
मुझे याद है सादिका नवाब की किताब पर या बम्बई में कोई मजमूई तौर पर सेमिनार था और सादिका के नॉवेल पर अनवर कमर मजमून पढ़ने आए थे और उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था, जैसा अब नहीं होता है। और मुझे लगता है असलम को ये बात याद, हसन परवेज साहब को ये बात याद होगी, कमर शायद टूटी हुआ था, मुझे याद नहीं। और वो मजमून पढ़ते हुए उन्हें किताब का इक़्तिबास सुनाना था रेफरेंस के लिए, इफ्तितामी था। हाँ, और वो पता चला कि उन्होंने उस नॉवेल के पेजेस ही फाड़ के लाए तो उसी में से उसको पढ़ा। मुझे मतलब लग गया था कि अब ये बात तो काफी गहरी जाएगी, तो मैंने तो खैर मेरी जैसे कि आदत थी मैंने उसमें कुछ कहा नहीं। बाद में मेरी बाहर उनके लंच वगैरह के टाइम पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा अनवर भाई ये क्या किया आपने? बोले दूसरे पेजेस तो फाड़ने के भी लायक नहीं थे। ये सारा उनका था। और ये मुझे ये इसमें आप तलाश कर सकते हैं फनकार का मतलब अपनी तारीफ तलाश करना, मतलब फनकार बहुत सारी गैर मुतालिका चीजों में उसकी शख्सियत का दरियाफ्त कर सकते हैं। मुझ पर उनकी इनायतें भी बहुत रही। मुझसे मेरे घर पर भी 4-5 बार जो नशिस्तें हुए उनका आना हुआ है। मुझसे मेरी नॉवेल्स पढ़कर उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत भरे खत भी लिखे हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मुझे बहुत नापसंद करने लगे और बहुत थोड़ा सा फेस था वो। और मैंने सुना है कि लकी होटल में उन्होंने कुछ लोगों को लेकर एक मीटिंग भी की थी कि मेरे नॉवेल पर मुकदमा किया जाए। और उन्होंने कोकनी कम्युनिटी को ये बावर कराना चाहा था कि मेरा नॉवेल कोकनी कम्युनिटी की इंसल्ट करता है। तो मुझे तो खैर तुमने मेरी तरफ हाथ दिखाया नहीं। देख रहे हो कि मेरे घर में भी ये अच्छा मतलब ये मेरा स्टाइल है, ये हाथ नहीं है ये तो मतलब ये मेरा स्टाइल है, ये मतलब वाकई में मुझे नहीं पता था कि आपके घर पे भी ठीक है, या शायद मैं भूल गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब हुआ था। अच्छा मुझे साजिद भाई को पता था, और साजिद भाई जैसे एक सीनियर कॉमरेड होता है वैसे हम लोगों के लिए अदब में सीनियर कॉमरेड का रोल अदा करते थे। किसी के खिलाफ भी कुछ हो तो साजिद भाई ही वो महाज पे जाकर वो बात कहते थे। मुझे जब अंजुमन इस्लाम से निकाला गया था तो साजिद भाई ने जिमखाना वाला साहब से मीटिंग की थी, सलाम भाई। तो उसके बाद उसी नॉवेल की रस्म इजरा थी प्रेस क्लब में, और तुम्हें याद होगा तुम थे शादाब वहां पर। और साजिद भाई ने अनवर कमर का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि आज एक ऐसा अब यहाँ ये हो रहा है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि एक अफसाना निगार ऐसा भी है जिसके अंदर दाढ़ी निकल आई है, पेट में दाढ़ी, पेट में दाढ़ी निकल आई है। और वो बेसिकली अनवर कमर पर के बारे में वो था। और राही साहब भी, याकूब राही साहब ने सलाम बिन रज़ाक भी। तो कहने का मतलब है कि ये सब हुआ है। मतलब वो जूनियर से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे, उनको नवाजते भी थे। मुझे कई किताबें उन्होंने गिफ्ट की हैं पढ़ने के लिए जो बेसिकली वेस्टर्न फिलॉसफी से ताल्लुक़ रखती थी और वेस्टर्न क्रिटिसिज्म से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि उनको ऐसा अंदाजा था कि मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, तो अंग्रेजी की किताबें मुझे दे देते थे और उर्दू की किताबें मियां निसाब को ये सारा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख है और वो हमारे दरमियान नहीं है। और आज ये बहुत अच्छी महफिल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आपके सामने, और असलम भी यहाँ गवाह है, तो अगर मैं आज इस बात की माफी मांग लूंगा तो क़यामत के दिन मामलात मेरे लिए काफी बेहतर हो जाएंगे। मैंने एक दिन उनकी शादी में निकल गई मेरे दाढ़ी कब नहीं थी पेट में, मेरे तो हर जगह दाढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक मर्तबा उनकी शान में गुस्ताखी की थी, जो मेरा ख्याल है कि एज फैक्टर होता है। और एक उम्र गुजर जाने के बाद आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको हैरत होती है कि आप कैसे अहमकाना हरकतें कर सकते थे अपनी जिंदगी में। फैजी साहब आप इन बातों को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत अच्छी। तो कुरला में जहाज पर क्या हुआ पर मुबाहिसा था, उसकी रस्म इजरा भी थी और डिस्कशन भी था। और पता नहीं मेरे जहन में कुछ था जो नेगेटिव था, या शायद वो मेरा वक्ती रद्द-ए-अमल था, लेकिन अब मैं उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो आपसे गलत हो जाता है वो शायद गलत ही है। और इतना ये बेहतर है कि जिस उम्र में भी आपको इस बात का एहसास हो जाए, ये अच्छा है कि कोई काम आपने गलत किया था, और जब आपको इस बात का एहसास हो जाए आपको पब्लिकली अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अदबी महफिल का ही वो वाकया था और आज भी अदबी महफिल है।
मैंने स्टेज पर जाकर, मेरा ऐतराज शायद मैं तहरीरी तौर पे लिखता तो उतना मायूब नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम ये था उस किताब के साथ कि उस किताब में दो मज़ामीन थे अफसानों की किताब में, और मुझे ऐसा लगता है कि अफसाने के फन के साथ ये ज्यादती है। या तो आप अपने अफसाने पर ट्रस्ट कीजिए, या जो आपके अफसाने की वकालत करता है उस पर ट्रस्ट कीजिए। मुझे उन अफसानों पर लिखे गए मज़ामीन पर ट्रस्ट नहीं था। मैं उन अफसानों को बराह रास्त पढ़ना चाहता हूँ, और ये मेरा एक प्रिंसिपल है फिक्शन पढ़ने का। मैं आपके फिक्शन पर किसी की वकालत नहीं चाहता। आई शुड रीड इट बाय माई सेल्फ एंड आई डू जस्टिस और आई डू मिसजस्टिस। तो लेकिन मैंने उन पर तनकीद काफी सख्त की थी कि आपको ये मज़ामीन इसमें इंक्लूड नहीं करने चाहिए थे। और अनवर भाई का मिजाज आप जानते हैं कैसा है। सलाम भाई कहते थे क्या कि अगर ये थोड़े दिनों तक गोली नहीं खाएगा तो हमको खाना पड़ेगा। और वो परेशान रहते थे, आखिर के दिनों में परेशान रहते थे। और ये तो अच्छा हुआ राही साहब मुंबई छोड़ के गए, वरना वो तो गोली खाना शुरू कर। तो और उन्होंने फिर वो स्टेज पर आए, और उसके बाद उन्होंने स्टेज पर कहा कि नौजवान जो मैंने कुछ कहा उसको रिफर किया, और कहा कि आज मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि अब मैं अफसाने नहीं लिखूंगा, और लिखूंगा तो कभी नॉवल लिखूंगा। तो उन्होंने फिर अफसाना शायद नहीं लिखा। मेरा ख्याल है कि मेरी अगर वो गुस्ताखी थी तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, अनवर कमर साहब से भी और आप सबसे बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रहमान अब्बास साहब, आपने बहुत सारी यादें जगा दी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा असलम परवेज साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश करें। जनाब मोहम्मद असलम परवेज। सबका वक्त नहीं है। 5 बज रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब आसिम भाई भी हैं और सलीम खान साहब भी हैं, तो मैं मेरा टाइम जो है आसिम भाई को देता हूं, क्योंकि आसिम भाई का मजमून 13 मिनट का है, तो मैं अपने 5 या 7 मिनट जो है आसिम भाई को देता हूं, प्लीज़। अरे आपको पढ़ाई की बाजी हम लोग घर भी आना है। आपको पढ़ाना है इसलिए कि हम घर भी जाना है ना हम लोगों को, तो आप इत्मीनान रखिए, आप आपको पढ़ाएंगे जी। हाँ सलीम भाई हैं, वो मैं है मेरे फहरिस्त में। अब मैं डॉक्टर सलीम खान साहब से दरख्वास्त करूंगा। ये फिक्शन आपका मैदान रहा है, तो और अनवर कमर साहब से मरासिम रहे हैं। दोस्तों, अनवर कमर साहब के बारे में इकबाल नियाज़ी साहब से और फैज़ी साहब से जब मैं सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अनवर कमर साहब हमारे दरमियान में हैं। बिल्कुल इन लोगों ने उनको ला करके हमारे दरमियान में खड़ा कर दिया, उनकी शख्सियत को। कमर सिद्दीकी साहब ने कहा था कि शख्सियत के साथ फ़न पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो उनकी जिस किताब का अभी रहमान अब्बास साहब ने हवाला दिया, उस पर मैंने एक मज़मून लिखा था, वो मैं उसके कुछ हिस्से आपको सुनाऊंगा ताकि उनके फ़न के हवाले से जिन लोगों ने पढ़ा है उनको दोबारा याद आ जाए और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पता चल जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि वो अनवर कमर साहब बहुत ज़रूरत शनास आदमी थे। सुरेंद्र प्रकाश साहब की जो मजलिस हुई तो उनके बेटे ने कहा कि किस तरह से उनकी ज़रूरत को वो पूरा करते थे। तो मुझको ख्याल हुआ कि सुरेंद्र प्रकाश की ज़रूरत और मेरी ज़रूरत मुख्तलिफ थी। तो सुरेंद्र प्रकाश की जो ज़रूरत थी उसको उन्होंने पूरा किया, और मेरी ज़रूरत ये थी कि मैंने बहुत देर से लिखना शुरू किया। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरा अफसानवी मजमुआ हो गया, तो असलम ने उनसे कहा कि आप इस पर तकरीर लिखें। तो उन्होंने
एक तकरीर लिखी, उसका उन्वान था एक साइंसदान के अफसाने, और उसमें पहला जुमला लिखा कि डॉक्टर सलीम खान के अफसानों का मजमुआ पढ़कर दिल खुश हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरा दिल कितना खुश हुआ होगा वो जुमला पढ़कर, इसलिए कि मुझको पता था कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, मुझको लिखना नहीं आता। लेकिन अगर अनवर कमर साहब ये कहते हैं, देखिए अल्केमिस्ट आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, 4 करोड़ छपी किताब है। उसमें वो ये कहता है कि जब कोई आदमी कुछ काम करना शुरू करता है तो सारी कायनात उसकी मदद में आ जाती है। मैं चूंकि मजहबी आदमी हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि सारी कायनात जिसकी मर्जी से चलती है वो उसकी मदद में आ जाता है। तो जब मैंने लिखा तो अनवर कमर को अल्लाह तबारक ताला ने मेरी मदद के लिए जो है वो लाया। उन्होंने तकरीर लिखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि सलीम तुम एक इंटरव्यू दो। तो मैंने कहा वो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा मैं कुछ सवालात देता हूँ, तुम उसके जवाबात लिख दो, वो उर्दू टाइम में छप जाएंगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कैसे वो ये जानते थे कि इस आदमी की ज़रूरत क्या है, अगर इसकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी तो ये नहीं लिख सकेगा। और उन्होंने उस ज़रूरत को पूरा किया, उस ज़रूरत को महसूस किया पहले तो, और उसके बाद उसको पूरा किया। अनवर कमर साहब के मेरे वालिद साहब से भी उनके ताल्लुकात थे, हम लोगों से, हम दोनों भाइयों से और मेरे बेटे से भी उनसे सलाम दुआ थी। तो हमारे घर में तीनों जनरेशन से अनवर कमर साहब का एक ताल्लुक था। उनकी जो किताब है जहाज पर क्या हुआ, उसमें 15 अफसाने थे, और उस पर कुछ बातें मैं कहूँगा तो उनके फ़न के ताल्लुक से कुछ बातें मेरा ख्याल है आप लोगों के सामने आएंगी। उसमें पहली बात जो मैंने लिखी थी वो ये थी कि ये घड़ी देख रहे हैं अनवर कमर साहब, 5 मिनट बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। तो बहरहाल चलिए वो इब्तदाई हिस्सा छोड़ देते हैं। उनका जो अफसाना सबसे ज़्यादा मुझको पसंद आया वो वकार कादरी साहब ने जो सुनाया पढ़ के, सजाए मौत। लोग समंदर को कूजे में बंद करते हैं, अनवर भाई ने इसे एक कतरे में समेट दिया। भूख मौत की वो बहन है जो 12 अफसानों की हिराकत का सबब बनती रहती है। परमा मौत से कबल एक मर्तबा पेट भर के जी लेता, अपने ख़ानदान के लिए एक वक्त की ज़िंदगी का सामान जुटाकर वो शादा और फरहा फांसी के तख्ते पर पहुंच जाता है। उसे अपनी मौत का ज़र्रा बराबर खौफ नहीं होता। जो लोग हर रोज़ दिन में 2-3 मरतबा मौत का तजर्बा करते हैं, उन्हें ज़िंदगी से हाथ धोने का भला क्या अफसोस हो सकता है। मैंने अपने एक दोस्त को इस कहानी का मरकज़ी ख्याल सुनाया तो वो बिगड़ कर बोला, यार ऐसी बातें मत बताया करो, मन उदास हो जाता है। मेरे दोस्त ने सच कहा। इस अफसाने को पढ़ने के बाद मैं खुद भी बहुत देर तक उदास और गुमसुम बैठा रहा। ये जो परमा है वो हमारे अंदर एक एहसास जुर्म पैदा करता है, एक जिम्मेदारी का एहसास जगाता है। जो इंसान को 2 वक्त की रोटी खाकर भेड़ बकरियों की तरह इंसानी जिंदगी गुजारने से आगे ले जाता है। इस अफसाने का मेरे ऊपर जो ज़ाती असर हुआ है वो ये है कि मुझको उड़ीसा के जंगलों में, उड़ीसा के कबायली इलाकों में जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने महसूस किया इस अफसाने को, परमा को। और उसके बाद मैंने एक नावल लिखा जिसका नाम वहमज़ाद जीतू जल्लाद था। वो एक नावल निगार की कहानी है जिसमें एक नावल निगार एक नावल लिख रहा है, तो उसके अंदर जो एक किरदार है जीतू जल्लाद वो परमा है और वो नावल निगार अनवर कमर है। उस नावल को मैंने अनवर कमर साहब के लिए इंतसाब किया, मैं खुद लेके उनकी खिदमत में गया
जो इंतसाब मैंने लिखा था वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। मारूफ अफसाना निगार जनाब अनवर कमर के नाम, जिनकी शफकत का साया आफियत मेरे अदबी सफ़र का साहिबान है। तो दोस्तों, अनवर कमर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनके बारे में, उनकी तलबुल मिजाजी के बारे में, लेकिन मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनको के उनकी तलबुल मिजाजी का साबका जिसको नहीं पड़ा, और जब मैं सुनता हूँ तो मुझको लगता है कि यार अनवर कमर साहब ऐसे भी थे। बहरहाल बहुत याद आते हैं उनकी आखिरी मुलाकात, आज भी जो है वो आंखों में है, जिस तरह से वो अस्पताल में मिले थे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक शेर के साथ मैं अपनी बातचीत ख़त्म करूँगा। बिछड़ा कुछ ही सदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने साइज का झूला भी रखते हैं। सीधा आया भैया फंक्शन। हाँ, असलम खान क्या बात जंबील में क्या हो गया किसी को पता नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने उनके फन के हवाले से अनवर कमर की रोशनी डाली। इससे पहले रहमान अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, किसी फनपारे को वैसे ही उसके कार्य तक पहुंचना चाहिए। ये जो हम लोग मज़ामीन वगैरह छाप देते हैं ना, तो उसमें मसला ये होता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसी मजमून की रोशनी में उसको पढ़ने लगता है। और शायरी का हो या अफसाने का हो, नावल, खाली तख्लीकी मतन जो है पढ़ने वाले के पास जाना चाहिए। हालांकि अनवर कमर साहब नाराज़ हो गए, लेकिन ये सब मज़ामीन, ये सब चीज़ें धरी रह जाएंगी। सिर्फ अफसाने, उसका जो मतन है नावल का, वो ये कार्य तक पहुँचेगा। और हमको उम्मीद है कि अनवर खान हमारे ऐसे ही फनकार हैं जिनकी तहरीरें ज़िंदा रहेंगी। मैं हमारे शहर के बड़े ही अहम शख्सियत असीम काबियानी साहब, असीम साहब ने बहुत लिखा, बहुत खामोशी से लिखा। असीम साहब खुद नहीं बोलते हैं, इनकी तहरीरें बोलती हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से असीम काबियानी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अनवर खान के फिक्र-ओ-फन और अनवर कमर की फिक्र-ओ-फन और उनकी शख्सियत पर रोशनी डालें। जनाब असीम काबियानी साहब। अनवर कमर पर इज़हार ख्याल ने एक मजमून की सूरत इख्तियार कर ली है। मैं इसका दरकार होंगे, जनाब सदर की इजाज़त हो। अनवर कमर उरूसुल बलाद के अपने हम असर अदीबों में गालिबन सबसे वजीह वो शकील शख्सियत के मालिक थे। चंपई रंग, आँखों में चमक, चेहरे पर खिली हुई मुस्कुराहट, खुशपोश और खुश गुफ्तार, वो खुश अखलाक, कुशादा ज़र्फ़ मेज़बान और खुश अतवार मेहमान। गरज के उनमें एक शान महबूबी थी जो पहली ही मुलाकात में अपने मिलने वालों का दिल मोह लेती थी। उन्हें हर किसी से बेतकल्लुफ़ होते नहीं देखा गया, लेकिन जब वो किसी को अपनी तबीयत का पा लेते थे तो फिर उससे रफ़ाकत निभाने में कोई कसर नहीं दिखा रखते। वसी मुताला थे और अपने हमचश्मों में हर दिल अजीज़ थे। राक़िन की अनवर कमर से वाक़फ़ियत का पस मंज़र गगन मैगज़ीन से ताल्लुक़ रखता है। शम्स कमल का गगन मैगज़ीन फरवरी 1963 में जारी हुआ था। राक़िब ने 1969 में गगन के गुज़िश्ता बरसों के शुमारे हासिल करने के लिए एडिटर गगन से राबिता किया था। रब्त ज़ब्त बढ़ा जो कि एक पायदार ताल्लुक़ में बदल गया। 1964 के किसी शुमारे में अनवर कमर का एक मजमून देखा, ज़्यादा पढ़िए थोड़ा लिखिए। यानी गगन की इब्तिदा ही से वो इस दरीदे से जुड़ चुके थे। शायद अपने जिगरी दोस्त मसूद अख्तर के तवस्सुत से, जो कि गगन के अव्वलीन 5 शुमारों में गगन के मुदीर मुआविन रहे थे और रोज़नामा उर्दू टाइम्स के कॉलम निगार भी।
शम्स कमल आमतौर पर अपने खैरखाहों और मुलाकातियों से इतवार की शाम में 4 बजे के बाद मिला करते थे। राकिम और मेरे दोस्त सादिक अली जो कि इस बज़्म में मौजूद हैं, 15 बरस तक उनकी शामों के साथी रहे थे। उन इतवारी मुलाकातों में गाहे बगाहे अनवर कमर, फारूक फैसल, कभी यूनुस उगासकर या किसी और गगन दोस्त का सामना हो जाया करता था। अनवर शम्स कमल और उनकी कट खुदाई के बाद बेगम शहनाज कमल से बेतकल्लुफ थे और हर मौजू पर चहकते रहते थे। उन इतवारी मजलिसों में हमने शम्स कमल की सोहबतों से जो पाया वो शायद सैकड़ों किताबों से भी हासिल ना हो पाता। किस्सा होता, उस जमाने में अनवर एलानिया मार्क्सवादी हो गए थे। उस पर शम्स कमल की तरबियत सुनने पर सुहागा साबित हुई। 80 की दहाई में गगन में अनवर कमर के इसी नौयत के मज़ानीन शाये हो रहे थे। कभी कैंसर वार्ड नॉवेल पर, कभी माओजे टंग पर। एक मजमून में उन्होंने जॉन एलिया से लिए गए शम्स कमल के इंटरव्यू को तहरीर किया था। एक शुमारे में एडिटर गगन ने उनकी हमशीरा फिल्म एक्ट्रेस नाज़िमा से बातचीत को एक कुशादा दिल की एक शरीफ लड़की की सुर्खी जमा कर शाये किया था। बेगम अनवर यानी फातिमा कमर के भी 2 मजमून, लंच पैकेट और बच्चे और सजा, गगन में छपे थे। 1976 में अनवर खान की किताब रास्ते और खिड़कियाँ की इशाअत के फौरन बाद अनवर के मुआसराना चश्मक का सितारा और एक सख्त मुहासिबाना मजमून की सूरत में गगन में चमका था। अनवर कमर ने अनवर खान की किताब के मुताले को घाटे का सौदा बताया था और उनके सिर्फ 3 अफसानों को काबिल इल्तफात पाया था। इसके रद्द-ए-अमल में अनवर खान और सलामी रज़्ज़ाक ने गगन और अनवर कमर के खिलाफ मुहाज का खोल दिया था। तो उधर गगन के मुरासलात और शजरात में उनकी गोशमाली की जा रही थी। बाद में एडिटर गगन की ईमा पर अनवर कमर को कुमक पहुंचाने के लिए सख्त तनकीदी मजमून राकिम ने भी तहरीर किया था। राकिम ने अनवर कमर को हमेशा शम्स कमल का एक पुरजोश मद्दाह और दामे दरमे कदमे सुखने ताउन करने वाला पाया। आज के दौर के बरक्स, जिस दौर में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी साहित्य का लाहका ना लगाकर भी सचमुच साहित्य से वाबस्ता हाथों में थी और एडिटर गगन ने उसकी नाकार करदगियों और गलत बख्शियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, अनवर उनके साथ खड़े थे। अब चाहे भिवंडी के शब्बीर अहमद राही की सियासत के बखी उधेड़ने हों, महाराष्ट्र एकेडमी के मेंबर सेक्रेटरी और इनकलाब के मुआविन एडिटर खालिद इरफान के मिजाज दुरुस्त करने हों, या एडिटर शायर से पंगा लेना हो, या याकूब राही साहब के तरद्दुदात का इजाला करना हो, कमर का अखलाकी और नजरियाती सपोर्ट गगन को हासिल रहा। बिजनौर के मशहूर शायर और शम्स के शनासा अफसर जमशेद मुंबई में वारिद हुए तो अनवर अपने हम कलम के बैनर तले उनके एजाज में नशिस्त मुनक़िद कर रहे थे। उसी बैनर तले गगन के हिंदुस्तानी मुसलमान नंबर का दाऊद भाई फाजिल भाई ऑडिटोरियम में शानदार जश्न इजरा हुआ था, जिसमें हाफिज यूसुफ दहलवी, कृष्ण चंद्र, सलमा सिद्दीकी, जोए अंसारी, CL काविश, रामानंद सागर, ख्वाजा अब्दुल गफूर, डॉक्टर इसान जमखानावाला, लाजपत राय, चमनलाल सिसोदिया, एडवोकेट हैदर पठान, मौलाना जालिम मज़ाहिरी, मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी, सुल्तान डोसल और डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक जैसी शख्सियात को एक मंच पर यकजा करने में अनवर कमर की तहो-दो का बड़ा हाथ था। मदहोश बलगिरानी, सलामी रज़्ज़ाक, हफीज़ जाफ़र और मसूद अख्तर तो खैर उनके दोस्तों में से थे। इतनी सारी मुख्तलिफ नौ और अहम शख्सियात का एक जलीले के खास नंबर की तकरीब इजरा में शरीक होना बम्बई की अदबी तारीख का एक अहम वाक़या है। उस खास नंबर के बाद 1985 में मज़ाहिब आलम नंबर की इशाअत के बाद एडिटर गगन ने हमेशा के लिए बम्बई को खैरबाद कह दिया था और मेरी अनवर कमर से मुलाकातें भी ख़त्म हो गई। ताल्लुकात की तजदीद के लिए 20 साल बाद का एक दूसरा दौर है जिसको मैं यहाँ नज़रअंदाज करता हूँ। अगर मेरी यादाश्त ठीक से काम कर रही है तो फैज़ी साहब के ग्रह प्रवेश या
हाउस वार्मिंग पार्टी में मेरे और अनवर कमर के अलावा सलाम बिन रज़ाक, नदीम सिद्दीकी और वक़ार कादरी भी शामिल थे। फ्लैट की कुशादगी, आरास्तगी, पुरआशाइश नशिस्तें और पुरतकल्लुफ़ डिनर, बासलीक़ा मेज़बानी, हम सब ही खुश वक्त और खुश काम हुए थे। लेकिन ये सब सलाम बिन रज़ाक के लिए कुछ ज़्यादा ही मुतासिर कुन साबित हुआ था और उन्होंने फैज़ी साहब को मुबारकबाद देते हुए हसरत भरे लहजे में कहा था, ये तारीखी जुमला कहा था कि एक ऐसे कुशादा व आरास्ता फ्लैट के लिए तो मैं अपनी अब तक की अदबी नामवरी की तमाम हुसूल याबी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। आखिर रखा ही क्या है इस शोहरत और मकबूलियत की वाहवाही में। हम सभी को उनके इस बयान पर हैरत हुई थी और अफसोस भी। अनवर कमर ने कहा था, सलाम साहब, क्या वाकई ये चीज़ें आपके तख्लीकी हुनर के सामने इतनी अहमियत रखती हैं? लेकिन सलाम को अपने कहे पर कोई तासुफ नहीं हुआ। लोखंडवाला में जाने के 2-3 मौके और भी आए, लेकिन बाद में हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर लिया कि फैज़ी ने कई बरस के लिए नासिक को अपना मुस्तकर बना लिया। अनवर कमर ने भी तब्दीली आबो हवा के लिए तकरीबन 1 साल नई मुंबई के कमूठे में और फिर अपने दमे आखिर से कबल तक का काफ़ी अरसा नासिक में गुजारा। कभी कभार फ़ोन पर बात हुआ करती थी, वो भी कम होते होते ख़त्म हो गई। फैज़ी साहब से कभी कभी उनकी खबर मिल जाया करती थी, जो कि अमूमन अफसोस भरी होती थी। राकिब ने अपनी वाबस्तगी के दौर में उन्हें कुशादा दस्त और आसूदा हाल देखा था। ये एक अजीब अलमिया है कि बनी नौ इंसान के इमरोज़ व फ़र्दा के मसाइल में जान घुलाने वाले फ़नकार अपने इमरोज़ व फ़र्दा के सिलसिले में अक्सर लापरवाह साबित होते हैं। अनवर कमर ने ना अपनी आमदनी में से कुछ पसंदाज किया, ना अपनी सेहत का ख्याल रखा। आखिर उम्र में बीमारियों का शिकार रहे और इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज़िंदगी भर दूसरों की दस्तगिरी करने वाला अपने आखिरी दिनों में खुद दस्ते तलब दराज करने पर मजबूर हो गया। अनवर कमर के शायद हम दोनों से भी ज़्यादा करीबी दोस्त मसूद अख्तर का तस्करा मैंने उनकी ज़बानी बारहा सुना था, जिनके साथ अनवर कमर ने अपनी जवानी का वो दौर गुजारा था जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। कल्याण के साकिन मसूद अख्तर ने अपनी पीढ़ी के दिनों में दुनिया से रवाबित ख़त्म कर लिए थे, मोबाइल फ़ोन के पुर्जे कर दिए थे और अहले खाना से अलहदा होकर दूर किसी कोठड़ी में उज़लत नशीं हो गए थे। उनका ये अहवाल उस वक्त खुला जब अनवर एक तवील अरसे तक उनकी खैर खबर ना पाकर बेचैन हो गए और फैज़ी के कार में हम तीनों कल्याण जा पहुँचे। अनवर की आमद की इत्तला पाकर बहुत मुश्किल से वो इफ्तार के वक्त घर आए, साथ में इफ्तार किया। अनवर ने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी उज़लत गुज़नी को छोड़ने और रवाबित बहाल करने पर आमादा ना हुए और लौट गए। हम भी लौट आए। इत्तेफाक देखिए, अनवर कमर ने भी अपने आखिरी बरसों में वही राह चुन ली थी और तकरीबन सबसे रवाबित ख़त्म कर दिए। अनवर कमर का पहला अफसाना निर्वाण मानवा तहरीक में 1970 में छपा था, जो कि उनके किसी अफसानी मजमूए में नहीं है। उन्होंने चांदनी के सुपुर्द के 12 अफसाने अपने 5 दर्जन अफसानों में से मुंतखब किए। हाँ ठीक है, आखिरी पैरा। अच्छा, उनके इस इंतखाबी और एहतिसाबी रवैये में उन्होंने अपने 5 दर्जन अफसानों से मुंतखब किए। उनके इस इंतखाबी और एहतिसाबी रवैये में शायद नए लिखने वालों के लिए कायम पैगाम है। उनकी तस्नीफी ज़िंदगी की आखिरी 3 दहाइयाँ बेअमली में गुजरी। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत शुक्रिया अफसोस भाई। टेक्निकल मजबूरियाँ हैं मुंतज़मीन की, तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह, सब पढ़ेंगे। अब मैं रेहाना बाजी से दरख्वास्त करूँगा और वो टेक्निकल मजबूरियाँ आपके साथ हैं। बिल्कुल मत घबराइए, मैं कुछ लंबी तकरीर करने वाली नहीं हूँ। आज से 20 साल पहले मेरे घर पर बांद्रा में नीचे मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पर अक्सर अनवर कमर साहब आया करते थे असलम खान के साथ में। तो इससे पहले मैं असलम परवेज़ आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक मुद्दत के बाद मुझे किसी अदबी महफिल में आने का मौका मिला है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हर औरत की ज़िंदगी में
उसका महका जो होता है ना वो बहुत अहमियत रखता है। तो मेरे पास बाकी औरतों के पास तो एक ही महका होता है, पर मेरे पास 2 महके हैं। एक महका जो मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहनों या रिश्तेदारों का है, और दूसरा महका जो है वो उर्दू वालों का है। तो वो सारे उर्दू वाले मेरा महका है। और आज मैं अपने महके में आई हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे सारे उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले, उर्दू अदब से वो सलामत रहे और इसी तरह महफिलें सजाते रहे। अब रहा सवाल अनवर कमर साहब का, तो अनवर कमर साहब काफ़ी सालों तक ये असलम खान के साथ हमारे घर आते थे। सबने बहुत अच्छे उनके ताल्लुक से बातें की, लेकिन एक बहुत अहम बात जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ वो ये कि अनवर कमर साहब को खाना बनाने का बहुत शौक था और इतने शौकीन थे वो खाना बनाने के। तो ऑफकोर्स मैं भी औरत हूँ और सभी औरतें खाना बनाने की शौकीन नहीं होती, लेकिन मैं हूँ शौकीन खिलाने की भी और खाना बनाने की भी। तो वो हर जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो बहुत जैसे परफेक्ट सारी उनकी चीज़ें जो रहती थी, मतलब मजमून लिखने में, अफसाने लिखने में, तो इसी तरह खाने के ताल्लुक से भी वो ये बातें जब करते थे तो बोलते थे बाजी ये ऐसा, इसमें ये, हालांकि वो मुझसे बुजुर्ग थे, बड़े थे, मगर वो हमेशा ये बात मुझे मतलब बताते रहते थे कि देखिए रेहाना बाजी या बीबी कहते थे आप ये पकाएगी तो उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो, और टेबल कैसे सजाया जाता है, चम्मच किधर होना चाहिए, कांटा किधर होना चाहिए, छोटी प्लेट कहाँ और बड़ी, तो इतना परफेक्शन था उनके अंदर। और इस सिलसिले में खासकर तो अभी लोगों ने उनकी कैटरिंग के बारे में जिक्र किया, पर मैं ये नहीं जानती कि वो उन्होंने होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग का कोर्स किया हुआ था क्या, लेकिन बड़े परफेक्ट। और यहाँ शादाब ने जो बात कही कि भाई वो लड़कियों की तारीफ करते थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं कोई खूबसूरत साड़ी पहनकर निकली हूँ, जा रही हूँ कहीं, और ये लोग दोनों बैठे हुए हैं ऑफिस में, तो उन दिनों यूनुस अगास्कर साहब, फारूक रहमान, ये लोग आते थे क्योंकि हम लोग एक कोकन की डायरेक्टरी निकाल रहे, तो इस सिलसिले में बैठक वहाँ होती रहती थी। तो कभी जब साड़ी पहनकर मैं निकलूं और साड़ी अगर उन्होंने देखी तो अगर मतलब अक्सर कहते थे कि बीबी आपने बहुत अच्छी खूबसूरत साड़ी पहनी है, साथ में साड़ियों की क्या कौन सी किस्में और क्या कहाँ से और कौन से स्टेट की, वो भी बताया करते थे। ये भी उनका एक मतलब रूप था। ऐसे मेरे घर से बहुत नजदीक रहते थे, वो चल के भी आते थे, कभी वो पाली पे रहते थे और मैं हिल रोड पे, तो चल के आते थे। और जैसे आपने जिक्र किया कि उनकी एक बहन फिल्म स्टार नाजिमा थी, तो उनकी 2 बहनें मेरे साथ अंजुमन में पढ़ती थी, एक नफीसा और दूसरी माहे मुनीर। तो हम वो भी अक्सर उस सिलसिले में भी बात करते थे और उनको गुस्सा आता था कि मैंने देखा वो कैसे असलम खान का तो मतलब ये मामूल था कि वो उनको इरिटेट करता था और उस पर वो बहुत गुस्से में आते थे। तो ये उनकी बातें। और दूसरे मैं आज बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मैं सलाम भाई को मिस करती हूँ, क्योंकि जब मैं बाल भारती पे थी तो मैं और सलाम भाई हमेशा अक्सर जब वो कुर्ला में रहते थे तब, या तो फिर वो उनकी बेटी के यहाँ न्यू बॉम्बे में ये नेहरू या किधर तो कहाँ रहती थी, तो हम दोनों साथ में जाया करते थे। वो मैं, फारूक, सैयद और सरफराज आरजू, तो हम साथ में जाया करते थे और बहुत ही वक्त ऐसा उनके साथ में गुजरता था। एनीवे, सिवाय इसके कि हम अनवर कमर साहब और सलाम भाई के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अभी ये उर्दू वाले जन्नतुल फिरदौस को मानते या नहीं वो उनके ऊपर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेहाना भाजी। अब महफिल अपने बिल्कुल आखिरी उसमें है और चूँकि जनाब सदर ने अपने हिस्से का 99% जो है वो नहीं, आप वो जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से 2 जुमले तो बोलने पड़ेंगे। और डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सदारती खुतबा जो है वो पेश करें। ये माइक हेलो, काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
हेलो। हाँ, मेरा ख्याल है सदारती खुतबे की ज़रूरत है भी, क्योंकि वो उसका फ़ायदा मैं पहले ही उठा चुका हूँ सदर होने का, वरना इतना तवील मजबूत शायद आप लोग सुनने के लिए यहाँ बाकी रहते हैं। बिल्कुल नहीं मौका मिलता, वो मैंने पहले ही रियलाइज़ कर लिया था और उसका मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था। तो बहरहाल सिवाय ये कि मैं शुक्रिया अदा करूँ हिंदुस्तानी प्रचार सभा का और आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का। तमाम लोगों ने बहुत अच्छी तकरीरें की, जिससे किसी को कोई इख्तिलाफ की गुंजाइश है नहीं। शख्सियत पर ज़्यादा बात हुई, फ़न पर कम गुफ्तगू हुई, और ये इस तरह की महफिलों का ये खासा है कि शख्सियत पर ही गुफ्तगू ज़्यादा होती है। ये फ़न पर गुफ्तगू के लिए अलग से सिम्पोजियम या सेमिनार किया जा सकता है। ये चूँकि किसी की याद में होने वाला फंक्शन था, तो जाहिर है कि उसमें शख्सी यादों का अमल दखल ज़्यादा था। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ वक़ार कादरी साहब और असलम परवेज़ साहब को कि इन दोनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, यानी तकरीर करने भी नहीं आए, तो हमारा बहुत सा वक्त बचाया, जिसकी बहुत किल्लत थी यहाँ पर, और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बस अफसोस यही रहा कि अनवर कमर के इंतकाल के 22 महीनों के बाद ये प्रोग्राम मुनाकिद हो सका। ये अगर ताख़िर नहीं हुई होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए का मुहावरा शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिवदाराट एकेडमी, नया वर्क और एट्राफ ग्रुप की जानिब से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ।